हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम के बारे में। मीन्स दैट नियंत्रण और समन्वय। इससे जो है हर साल यूपीएससी या अदर जो रेलवे एग्जामिनेशंस या अदर जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन होते हैं उसमें यहाँ से हर साल जो है एक दो क्वेश्चन है वो पूछे ही जाते हैं। दो क्वेश्चन या उससे ज्यादा क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन उससे कम यहाँ से क्वेश्चन आते नहीं हैं। तो उसके हिसाब से हम लोग का ये जो पार्ट्स है, जो ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम जो पार्ट्स है, वो हम लोग के यहाँ से काफी ज्यादा क्या हो जाता है, इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले इसको समझते हैं कि ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम जो है वो हम लोग के बॉडीज के अंदर कैसे कैसे एक्टिविटीज को क्या करता है, परफॉर्म करता है, और कैसे कैसे हम लोग इसके प्रति रिस्पॉन्स करते हैं। तो इसमें कौन कौन सा जो पार्ट्स होता है वो मेनली रिस्पॉन्सिबल होता है। इसमें जो मेन पार्ट जो रिस्पॉन्सिबल होते हैं वो होते हैं हम लोग के नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम जो होते हैं एक जालीनुमा स्ट्रक्चर होता है, मतलब एक जाल की तरह स्ट्रक्चर होता है जो हम लोग के बॉडीज में पूरा फैला रहता है। और इसके हेल्प से हम लोग जो भी किसी भी तरह का एक्सटर्नल फैक्टर हो, चाहे वो गर्मी हो, ठंडा हो, चाहे वो किसी भी तरह का पॉइजनस कंडीशन हो, सारे तरह के स्टिमुलाई को वह जो नर्वस सिस्टम है वो रिसीव करता है और इस तरह से इसको कोऑर्डिनेट कर देता है, इसको आगे की तरफ बढ़ा देता है और इसको ब्रेन जो है वो रिसीव करता है और फिर उसको अपने अनुसार से क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। और जिसके कारण हम लोग क्या है कि वो किसी भी तरह के स्टिमुलाई के प्रति क्या कर पाते हैं, रिस्पॉन्स कर पाते हैं। तो हम लोग इस पॉइंट को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे कैसे हम लोग के बॉडीज के अंदर नर्वस सिस्टम काम करता है। उसके बाद हम लोग फिर देखेंगे कि कैसे इसमें न्यूरॉन जो है, जो फंक्शनल यूनिट होता है नर्वस सिस्टम का, वो न्यूरॉन जो है वह एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर हम लोग पढ़ेंगे जो यहाँ पे हमने दिखाया है। फिर इसका फंक्शन को हम लोग देखेंगे कि इसके कितने पार्ट्स हैं, ये कैसे कैसे वर्क करता है। तो ये सारे पार्ट्स यदि हम लोग का समझ में आ जाएगा तो हम लोग का यहाँ से जितना भी क्वेश्चन पूछा जाएगा वो सारे क्वेश्चन हम लोग का यहाँ से बन जाएंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम में नर्वस सिस्टम के बारे में। नर्वस सिस्टम का मतलब होता है यहाँ पे तंत्रिका तंत्र। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको सारे पार्ट्स को देखेंगे कि कैसे कैसे परफॉर्म करता है हम लोग के बॉडीज के अंदर फंक्शंस। तो हमने यहाँ पे ह्यूमन कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम यहाँ पे देख सकते हैं नर्वस सिस्टम का एक प्रॉपर और सिंपल डेफिनेशन क्या हो सकता है। तो उसको हम लोग समझेंगे कि नर्वस सिस्टम इज द नेटवर्क पता होगा कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि जैसे इलेक्ट्रिसिटी का जो नेटवर्क होता है, बहुत सारा नेटवर्क करने का मतलब कि पूरा एकदम फैला हुआ, ठीक है। तो नेटवर्क ऑफ नर्व सेल मतलब तो समझ में आ रहा होगा। नर्व सेल मतलब होता है फंक्शन, मतलब कि नर्वस सिस्टम का एक छोटा सा सेल जिसको हम लोग क्या कहेंगे, नर्व सेल। तो जैसे मान लीजिए कि आपको पता होगा कि कोई भी सिस्टम हम लोग के बॉडीज के अंदर कोई भी सिस्टम जो है वो बना रहता है, उसका जो फंक्शन होता है वो सेल होता है। जैसे हम लोग का बॉडीज में है, जैसे ऑर्गन सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम, रिस्पिरेटरी सिस्टम, तो वो सब भी सेल से बना है, ठीक है। तो सबका अपना अपना सेल है। तो हम लोग का नर्वस सिस्टम जिस सेल से बना उसको क्या कहेंगे, नर्व सेल। एंड फाइबर्स विच ट्रांसमिट नर्व इंपल्स, एक फाइबर्स स्ट्रक्चर है जिसका काम है कि नर्व इंपल्स को क्या करना है, कोऑर्डिनेट करना है। नर्व इंपल्स बिटवीन पार्ट्स ऑफ द बॉडी, मतलब पार्ट्स करने का मतलब कि जितने जो बॉडी पार्ट्स है वो सारे पार्ट्स इसमें क्या होंगे, इन्वॉल्व होंगे। द स्ट्रक्चर एंड फंक्शन यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इज कॉल्ड न्यूरॉन। ये बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन दे देता है कि जो फंक्शनल यूनिट है नर्वस सिस्टम का, जो नर्वस सिस्टम का फंक्शन यूनिट है उसको हम लोग क्या कहेंगे, तो आप आराम से बोल सकते हैं क्या है, न्यूरॉन। मतलब यदि आपसे एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछता है कि जो नर्वस सिस्टम होता है उसका फंक्शन यूनिट क्या होता है, तो आपको क्या बोलना है, न्यूरॉन। अब हम लोग को मेन बात, जो हम लोग का मेन बात है यहाँ पे वो है हम लोग का न्यूरॉन। मतलब एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन आता है वो डायरेक्टली न्यूरॉन से ही रहता है, उसके पार्ट से रह सकता है, उसके कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम से रह सकता है, उसके वर्क से रह सकता है। तो हम लोग देखते हैं कि नर्वस सिस्टम का जो एक स्ट्रक्चर होता है वह इस तरह से एक ट्यूबुलर फॉर्म में इसका स्ट्रक्चर होता है, बात क्लियर है, जिसमें मेनली 3 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट होता है इसका डेंड्राइट, जो एक ब्रांच लाइक स्ट्रक्चर रहता है, पूरा फैला हुआ सा रहता है इस तरह से। जैसे मान लीजिए कि हम लोग का फिंगर प्रोजेक्शन है, तो समझ जाइए कि जो ये बाहर वाला जो स्ट्रक्चर है, ये जो बाहर वाला स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसको हम फिंगर को हम लोग बोलेंगे डेंड्राइट। ये जो बीच का जो सर्किल बन रहा है, इसको हम लोग बोलेंगे सेल बॉडी। ये जो बीच का सर्किल है हम लोग का, ऐसे अगर देखा जाए तो ये बीच का जो सर्किल हो क्या होगा, सेल बॉडी। और नीचे जो मेरा हैंड जा रहा है, जो नीचे जो टीलर स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग बोलेंगे एक्सॉन। तो इसी को ध्यान में रखते हुए, इस हैंड को ध्यान में रखते हुए इसके 3 पार्ट्स को आप यहाँ पे देख सकते हैं। जैसे हम लोग का पहला पार्ट इसमें दिख रहा है, ये वाला जो स्ट्रक्चर है ऊपर में ब्रांच लाइक ऐसा स्ट्रक्चर, इसको हम लोग क्या बोले, डेंड्राइट, इसको डेंड्राइट बोलेंगे। इसके बाद इसके नीचे जो एक गोल सा स्ट्रक्चर है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेल बॉडी। ये क्या हो गया, सेल बॉडी।
अब यहां से जो ट्यूबुलर स्ट्रक्चर यहां से नीचे जा रहा है इसको क्या बोलेंगे, एक्सॉन। मतलब 3 पार्ट आपको इसमें दिख गया होगा, पहला डेंड्राइट, दूसरा सेल बॉडी और तीसरा एक्सॉन। बात क्लियर है। अब हम लोग का जो न्यूरॉन है वो हम लोग के बॉडीज के अंदर काम कैसे करता है। तो सपोज कीजिए कि कोई स्टिमुलाई इसके आसपास में एराइज होता है। जैसे मान लीजिए कि हम लोग बोलते हैं, तो जैसे हम बोले तो हम अगर कोई स्टूडेंट बैठा है तो वो क्या करेगा, हम जो बोल रहे हो उसका ब्रेन में जो भी नर्व सेल है उसमें डेंड्राइट वो क्या कर रहा है, उसको रिसीव कर रहा है। जस्ट लाइक समझिए एंटीना की तरह। हम लोग क्या होता है कि हम लोग का एक फ्रीक्वेंसी का जो वेव होता है वो क्या हो रहा है कि हम लोग के आसपास में ट्रेवल कर रहा है, लेकिन हम लोग जो एंटीना लगाते हैं डिश एंटीना तो क्या करता है उस फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता है और हम लोग का वो चैनल दिखता है। मतलब उसी तरीका से क्या कर रहा है कि डेंड्राइट जो है उस फ्रीक्वेंसी को क्या कर रहा है, कैच कर रहा है और उसके प्रति वो क्या कर रहा है, रिस्पॉन्स कर रहा है। मतलब डेंड्राइट जो होता है ये बाहर मतलब अपने आसपास में जो भी स्टिमुलस एराइज होंगे उसको क्या कर लेगा, पकड़ लेगा और किसको दे देगा, सेल बॉडी को। बात क्लियर है। जब सेल बॉडी को देगा तो होगा क्या कि यह जो मेनली जो स्टिमुलस थे, जो एक्सटर्नल वेव थे वो क्या होंगे कि इसमें जब मान लीजिए कि सेल बॉडी में आ गए, यहां से यह वेव आया था, किसके कौन रिसीव किया था, डेंड्राइट। यह रिसीव जब हुआ था किसको सेंड कर दिया जाएगा, सेल बॉडी को। जैसे ही सेल बॉडी में यह जो इंफॉर्मेशन है जैसे ही ये जब आएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि इंफॉर्मेशन को काफी फास्ट मूव करवाना है, और जब फास्ट मूव करवाना है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसको चार्ज करना होगा। जैसे मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन है और ऐसे याद कीजिए कि जैसे हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा थोड़ा दूर चले जाते हैं तो हम लोग को वॉइस जो होता है वो सुनाई देना कम होने लगता है। कारण है कि वो फ्रीक्वेंसी जो है वो फ्रीक्वेंसी का रेंज हम लोग के जो उसका जो एनर्जी था उसके रेंज से वो क्या हो चुका है, बाहर हो चुका है। तो वही कारण होगा कि उसका एनर्जी जो होता है धीरे धीरे क्या होता है, घटता है। तो एक तो इस वेव के कारण एक एनर्जी के फॉर्म में वो आ रहा था, लेकिन जैसे वो आ रहा है तो ऑब्वियस सी बात है कि इसके अंदर उसका एनर्जी कुछ कमेगा। तो उस एनर्जी को मतलब कि उस डिस्चार्जिंग वेव को इसमें जो कंपोनेंट रहता है नेसल ग्रेनुल्स। नेसल ग्रेनुल एक फ्लूइडी सब्सटेंस होता है जो हाईली प्रोटीनस रिच होता है, जिसमें बहुत तरह के आयंस होते हैं, न्यूट्रिएंट होते हैं। यह ग्रेनुल जो होगा उस इंफॉर्मेशन को रिचार्ज कर देगा, मतलब दोबारा से चार्ज कर देगा। अब इसके बाद क्या होगा कि वो वेव जो है वो और स्पीड पकड़ के और आगे की तरफ मूव करेगा। तो यहाँ पे यह जो नेसल ग्रेनुल है ये रिस्पॉन्सिबल होता है चार्जिंग द इंफॉर्मेशंस। यह कंसिस्ट करता है डिफरेंट टाइप्स के आयंस को, यूजफुल आयंस को, और इसी के हेल्प से इंफॉर्मेशन जो होता है, जो वेव होता है वो क्या होता है, और स्पीड में मूव करता है। इसके इनसाइड जो सेल बॉडी है इसके इनसाइड एक सेल ऑर्गेनेल रहता है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस। इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस। और ये जो होता है जेनेटिक इन नेचर होता है। इससे हम लोग का कोई सा भी इंफॉर्मेशन जो होता है एक जनरेशन से दूसरा जनरेशन में कैरी होगा वो किसके हेल्प से होगा, न्यूक्लियस के हेल्प से होगा। पूछा जाए क्यों, तो क्योंकि उसमें क्या रहता है, डीएनए रहता है। और डीएनए में क्या होता है, डीएनए जो है वो हम लोग का जेनेटिक इंफॉर्मेशन को कैरी करने का यूनिट है। तो न्यूक्लियस यहाँ पे जेनेटिक का काम करेगा। अब इंफॉर्मेशन डेंड्राइट पर रिसीव किया, सेल बॉडी में इंफॉर्मेशन चार्ज हुआ। अब ये इंफॉर्मेशन कहाँ जाएगा, एक्सॉन टर्मिनल में, मतलब एक्सॉन में आ जाएगा। अब जब एक्सॉन में आएगा तो हम लोग का एक बात सबसे ज्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट बात याद रखना है। आपसे क्वेश्चन डायरेक्टली कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये दे देगा या फिर स्कूल एग्जाम या अदर किसी भी तरह एग्जाम में कि ऐसा कौन सा सेल है हम लोग के बॉडीज के अंदर जो कभी भी डिवाइड नहीं करता है। मतलब हम लोग के बॉडीज के अंदर ऐसा कौन सा सेल है जिसका नंबर हम लोग के बर्थ के बाद कभी बढ़ता नहीं है। तो आपको क्या बोलना है, नर्व सेल। नर्व सेल एक ऐसा सेल होता है जो हम लोग के बर्थ के बाद ये कभी डिप्लीकेट नहीं करता है। मतलब ये अपना नंबर बढ़ा नहीं सकता है, मतलब ये अपना रेप्लिकेशन कैपेसिटी खो देता है, क्योंकि इसके सेल में सेंट्रियोल अवेलेबल नहीं रहते हैं, यह सेंट्रियोल के को नहीं कंसिस्ट करता है। यहाँ से ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि व्हाई नर्व सेल डू नॉट कैपेसिटी टू रिप्लिकेट। तो आपको बोलना है ड्यू टू एब्सेंट ऑफ सेंट्रियोल। मतलब जो हम लोग का नर्व सेल है वो क्यों नहीं डिवाइड कर सकता है, तो क्या बोलिएगा, क्योंकि उसके अंदर में सेंट्रियोल नहीं रहता। और सेंट्रियोल ही हम लोग जानते हैं कि एनिमल सेल में रिस्पॉन्सिबल होता है एक सेल को 2 सेल में बनाने के लिए। तो इसमें सेंट्रियोल तो है नहीं, तो ये रिप्लिकेट करेगा ही नहीं। तो यहां से यह जो वेव था, यह जो वेव है वो कहां आ जाएगा, एक्सॉन में आ चुका है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर मतलब इसमें आ चुका है। अब जब यहाँ पे ये है तो नेचर ने क्या किया है कि इसको मतलब प्रोटेक्शंस देने के लिए बाहर से एक शीत का डेवलपमेंट किया है, जिस शीत को हम लोग बोलेंगे माइलिन शीत।
मतलब माइलिन शीथ जो है वह क्या करता है कि एक्सटर्नल हार्म से, जैसे मान लीजिए कि किसी जर्क से क्या करता है कि न्यूरॉन को बचाता है, क्योंकि वो तो डिवाइड करेगा नहीं, और उसका अगर नंबर कम जाए हम लोग के बॉडीज के अंदर तो हम लोग तो किसी चीज के प्रति रिस्पॉन्स कर ही नहीं सकते हैं। तो इसीलिए नेचर ने उसको बाहर से एक प्रोटेक्शन दिया है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, माइलिन शीथ। तो यहाँ पे देख सकते हैं माइलिन शीथ जो है वह ऊपर का एक ग्रीन कलर का जो प्रोटेक्टिव लेयर है उसी को बोला गया है माइलिन शीथ। अगर इसका फंक्शन आपसे पूछा जाए व्हाट इज द फंक्शन ऑफ माइलिन शीथ, तो आपको बोलना है कि यह एक ऐसा पार्ट है जो नर्व सेल को बाहर के एक्सटर्नल स्टिमुलाई से क्या करता है, बचाता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज और याद रखना है कि इसी में जो माइलिन शीथ है इसी के अंदर प्रेजेंट रहता है स्वान सेल। यह स्वान सेल का क्या काम है, बहुत बार एग्जाम में आ चुका है कि स्वान सेल जो होता है नर्व सेल के अंदर क्या कुछ करता है। तो मान लीजिए कि किसी कारण से एक्सटर्नल कंडीशन से मान लीजिए जर्क लगा, ठीक है, अगर ये माइलिन शीथ डिस्ट्रॉयड हो भी गया, मतलब माइलिन शीथ किल्ड हो गया या फिर वहां से हट गया वो, तो फिर से न्यू माइलिन शीथ का फॉर्मेशन ये स्वान सेल कर देता है, मतलब इसको ये फॉर्म करता रहता है। मतलब हम लोग का नर्व सेल कभी डिवाइड नहीं करता है, लेकिन माइलिन शीथ किसी कारण से उस ट्यूब के वजह से, मान लीजिए कि यह एक्सोन है और इसके ऊपर माइलिन शीथ है और किसी कारण से हम इस पे जर्क लगा और ये टूट गया, तो इसमें स्वान सेल है जो इसको फिर से रिफॉर्म कर देगा और हम लोग का जो न्यूरॉन है वो क्या रहेगा, प्रोटेक्टेड रहेगा। तो यहाँ से स्वान सेल जो होगा वो इसको बनाने में रिस्पॉन्स करेगा और इसका काम है एक्सटर्नल प्रोटेक्शन देना। तो यहाँ पे इसका मीनिंग आप समझ गए होंगे, डेंड्राइट का मीनिंग समझ में आ गया होगा, नेसल गैंग्लियन का मीनिंग समझ में आ गया होगा, सेल बॉडी का मतलब समझ में आ गया होगा, अब स्वान सेल का मतलब भी समझ में आ ही गया और माइलिन शीथ हम लोग का कंप्लीट है। अब हम लोग का एक्सोन तो हम लोग पहले देख चुके हैं कि एक ट्यूबुलर जो यहाँ से यहाँ तक का स्ट्रक्चर वो है। हम लोग का नेक्स्ट जो पार्ट है वो है नोड ऑफ रैनबेयर, मतलब कि नोड ऑफ रैनबेयर जो है वो हम लोग के न्यूरॉन में क्या कुछ करता है और यह कहाँ रहता है। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे दो माइलिन शीथ है, तो दो माइलिन शीथ के बीच में यहाँ पे क्या होगा कि एक छोटा सा निडल पॉइंट रहता है, एक छोटा सा निडल पॉइंट रहता है, जिस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं नोड ऑफ रैनबेयर। अब आप समझिए कि नर्व जो है वो भी एक सेल है, नर्व सेल मतलब वो भी एक सेल है। अब उसको भी रिस्पायरेशन करना है, उसको भी अपना स्केटरी प्रोडक्ट को रिमूव करना है, तो वह जब रिस्पायरेशन करेगा तो वो क्या करेगा, ऑक्सीजन लेगा, तो उसको ऑक्सीजन चाहिए या उसको आयंस चाहिए, उससे डेवलपमेंट में डिवाइड नहीं करेगा, मतलब डेवलपमेंट तो जरूर करेगा ना। तो जब वो डेवलपमेंट करेगा तो उसके लिए जो हम लोग न्यूट्रिएंट लेते हैं, जो हम लोग आयंस वगैरह लेते हैं, वो सारे यूजफुल आयंस जो है वो हम लोग के नर्व सेल के अंदर किसके हेल्प से जाएंगे, वो जाएंगे नोड ऑफ रैनबेयर की हेल्प से। तो इसका मेन फंक्शन हुआ टू हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मटेरियल, मतलब इसका फंक्शन क्या हो सकता है, हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैस एंड मटेरियल्स। मतलब कि जो भी हम लोग डेली लाइफ में लेते हैं, जैसे वाटर लिए तो उसमें हाइड्रोजन आयन, तो उसको भी वो टेकअप करेगा। उसमें हम लोग बहुत तरह के ऐसे यूजफुल आयन से लेते हैं, वो भी हम लोग के नॉट सेल में किसके हेल्प से जाएगा, नोड ऑफ रैनबेयर की हेल्प से। और जो हम लोग ऑक्सीजन ले रहे हैं, जो गैसेस से ले रहे हैं, वो भी उसके हेल्प से इंटर करेगा। तो नोड ऑफ रैनबेयर का एक सिंपल मतलब समझ में आ गया। अगर एग्जाम में आपका क्वेश्चन दे देता है कि व्हाट इज द फंक्शन ऑफ नोड ऑफ रैनबेयर और उसमें बहुत सारा ऑप्शन रहेगा, तब क्या मारिएगा टिक कि हेल्प इन एक्सचेंज ऑफ गैसेस एंड मटेरियल्स। ठीक है, अब जो है इंफॉर्मेशन यहाँ पे चार्ज हुआ था, अब यहाँ से यह वेव के फॉर्म में इंफॉर्मेशन जो है वह नर्व्स के लास्ट पॉइंट पे आ चुका है, नर्व सेल के कहां पे आ चुका है, लास्ट पॉइंट पे, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, एक्सॉन टर्मिनल। तो एक्सॉन टर्मिनल से होते हुए ये सिनेप्टिक नोब पे आ चुका है, मतलब सिनेप्टिक नोब पे, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन आया लास्ट पॉइंट पे और कहां पे स्टोर हो चुका है, सिनेप्टिक नोब के अंदर। अब ये सिनेप्टिक नोब में जब आएगा तो होगा क्या, सिनेप्टिक नोब में जब आएगा तो क्या होगा, तो इसको समझाने के लिए हमने इस सिनेप्टिक नोब को, जो एक छोटा सा स्ट्रक्चर यहाँ पे दिख रहा है नोब, इस स्ट्रक्चर को हमने यहाँ पे कॉम्प्लेक्स किया है। इसको माइक्रोस्कोप की हेल्प से हम लोग देख सकते हैं कि ये जो स्ट्रक्चर होता है वहां पे क्या कुछ एक्टिविटी होता है और वो क्या क्या चीज को और कंसिस्ट कर सकते हैं। इसको समझाने के लिए आप इस यहाँ के फंक्शंस को आपको इसके फिगर में समझना है। इस फिगर में आपको जानना है कि हम लोग के बॉडीज के अंदर जो नर्व सेल है, जो न्यूरॉन है, उसमें कैसे कैसे एक्टिविटी लास्ट पॉइंट पे होगा। मतलब लास्ट पॉइंट का नहीं मतलब कि जैसे मान लीजिए कि ये ब्लू है और यहाँ पे है, तो जैसे मान लीजिए कि एक का टेल होगा तो दूसरे का हेड होगा, तो मान लीजिए कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन आ चुका है, तो यहाँ से दूसरा न्यूरॉन भी तो स्टार्ट होगा। अब जब दूसरा न्यूरॉन स्टार्ट होगा तो यहाँ के पॉइंट के बीच में,
ये वाला पॉइंट हो गया आपका सिनेप्टिव नोब, और नीचे का जो पॉइंट हो गया ये मेनली हो गया दूसरे न्यूरॉन का डेंड्राइट। तो यहां से इंफॉर्मेशन जब इसमें आएगा, क्योंकि इंफॉर्मेशन हम लोग का नर्व सेल से कैरी हो रहा है, और नर्व सेल तो हम लोग के बॉडी में मिलियंस है, तो हर नर्व सेल दूसरा नर्व सेल से क्या है, कनेक्टेड है। तो इस दोनों के बीच में इस तरह से गैप है, और दोनों के बीच में जो गैप है इसको हम बोलेंगे साइनेप्स। क्लियर है? इस दोनों के बीच में जो गैप है उसको क्या बोलेंगे, साइनेप्स। और इसके बीच में एक केमिकल बाहर रहता है, इसके बीच में एक केमिकल बाहर रहता है, जिस केमिकल को हम लोग बोलते हैं न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। इस केमिकल को क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल। और एक चीज और याद रखना है, जैसे मान लीजिए कि इसका ये पहला जो न्यूरॉन है दूसरा है, इसके लास्ट मेम्ब्रेन को हम लोग बोलेंगे प्री सिनेप्टिव मेम्ब्रेन, और इसके फर्स्ट मेम्ब्रेन को बोलेंगे पोस्ट सिनेप्टिव मेम्ब्रेन। और जो सेकेंड वाला जो न्यूरॉन है, जिसको नर्व्स को क्या करना है, सॉरी इंपल्स को क्या करना है, रिसीव करना है, जो इंपल्स को रिसीव करेगा उसके साइट पे, जो इसके स्टार्टिंग पॉइंट पे प्रेजेंट है क्या चीज, रिसेप्टर, जो रिसीव करने का काम करता है। बात क्लियर है? तो इसी सारे टर्म्स को हम लोग रखते हुए इसको समझते हैं कि ये हम लोग के बॉडीज के अंदर कैसे कैसे, या हम लोग न्यूरॉन के अंदर कैसे कैसे वर्क करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि इंफॉर्मेशन यहाँ से एक्सॉन है, ये वाला एक्सॉन, यहां से इंफॉर्मेशन क्या हो चुका है, वह ऊपर से वेव के फॉर्म में आ रहा है। जब आएगा तो आपको पता होगा कि यहाँ पे इंफॉर्मेशन जो था वो थोड़ा सा चार्ज हुआ था किसके हेल्प से, नेसल ग्रेनुअल के हेल्प से। अब इंफॉर्मेशन इतना दूरी को तय किया है, मतलब यहां से यहां तक की दूरी को तय किया है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इसका कुछ ना कुछ जो एनर्जी था वो क्या होगा, घटा होगा। अब ये जो एनर्जी घटा होगा तो इसको फिर से चार्ज करना है, हम लोग को इस वेव को फिर से चार्ज करना है, तभी तो ये काफी ज्यादा फास्ट मूव करेगा ना। तो यहां जब ये फिर से डिस्चार्ज होगा तो इसमें जब ये नोब में आएगा, जो यहाँ पे स्ट्रक्चर ऐसा बॉल लाइक स्ट्रक्चर ऐसा दिख रहा है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको बोलना है हम लोग को सिनेप्टिव नोब। तो जो सिनेप्टिव नोब है इसके इनसाइड जो रहता है वो कंसिस्ट करता है सिनेप्टिव वेसिकल को, और सिनेप्टिव वेसिकल में जो फ्लूइडी सब्सटेंस भरा रहता है वो भी क्या चीज को कंसिस्ट करता है, नेसल ग्रेनुअल को। मतलब यहाँ पे बाय द हेल्प ऑफ सिनेप्टिव वेसिकल दिस इंफॉर्मेशन अगेन चार्ज, मतलब वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, फिर से चार्ज होगा। मतलब उसको और आगे जाना है तो यहाँ पे लास्ट पॉइंट पे जाना है, तो नर्व से जब उसको भेजेगा अपने से दूर भेजेगा तो उसको फिर से चार्ज कर देगा, और जब फिर से चार्ज होगा तो ये इंफॉर्मेशन जो है वो और ज्यादा स्पीड पकड़ लेगा। और यह लास्ट पॉइंट पे आपको समझना है कि ये लास्ट पॉइंट में मान लीजिए कि इंफॉर्मेशन आ चुका है, ठीक है। अब जो होगा, जो इसका जो पहला मेम्ब्रेन हमने बताया था प्री सिनेप्टिव मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिव मेम्ब्रेन से यह इंफॉर्मेशन जो है वह धीरे धीरे किस में डिसॉल्व होगा, किस में सेंड होगा, इस गैप में, जो गैप को हमने क्या बोला था, साइनेप्स। यहाँ पे समझ सकते हैं कि इस दोनों के बीच को गैप को कहा जाता है साइनेप्स। और यहां से बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन है, मतलब यहां से आप सोच भी नहीं सकते कि ये साइनेप्स टर्म्स को एग्जामिनेशन ने कितना बार इसको टेकअप किया है कि साइनेप्स जो होता है वो क्या होता है। तो आपको डायरेक्ट बोलना है कि साइनेप्स इज अ गैप बिटवीन टू मेम्ब्रेन, मतलब साइनेप्स जो होता है वो दो न्यूरॉन के बीच का जो गैप होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, साइनेप्स कहते हैं। तो साइनेप्स में ये फ्लूइड बताए थे जिसको हम क्या बोलेंगे, न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल, और इस स्पेस को बोला जाता है सिनेप्टिव क्लिप। तो वो अभी आपको देखना है कि इसमें इंफॉर्मेशन आ गया, न्यूरोट्रांसमीटर क्या करेगा, न्यूरोट्रांसमीटर जो है इस दोनों नर्व्स को आपस में कनेक्ट करेगा। जो यहाँ पे जो नर्व्स है ये दोनों, अब आपसे ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि टू न्यूरॉन्स आर इंटरकनेक्टेड टू वन अनदर विद द हेल्प ऑफ, मतलब दो न्यूरॉन जो है वो आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है, किसके हेल्प से, तो आपको क्या बोलना है, और न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल के हेल्प से। मतलब न्यूरोट्रांसमीटर केमिकल का एक काम ये भी है कि ये दोनों न्यूरॉन को आपस में क्या करता है, कनेक्ट करता है, और इंफॉर्मेशंस को एक से रिसीव करता है और दूसरे को सेंड करता है। मतलब इंफॉर्मेशंस यहां से क्या होगा, रिसीव होगा, और दूसरे जो हम लोग का सेकेंड न्यूरॉन का जो डेंड्राइट है उसको हम क्या बोले, पोस्ट सिनेप्टिव नोब। मतलब पोस्ट सिनेप्टिव नोब पे क्या होगा कि वो इंफॉर्मेशन क्या होगा, रिसीव होगा। और इसी पे एक ब्लैक स्ट्रक्चर से आपको दिख रहा है, डीप फॉर्म में हमने दिखा है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिसेप्टर साइड। तो यहाँ पे लिखा है ये वाला जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये वाला जो ऐसा दिख रहा है, इसको हम क्या बोलेंगे, रिसेप्टर। इसको क्या बोलेंगे, रिसेप्टर। और रिसेप्टर जो होता है वो इंफॉर्मेशन को रिसीव कर लेता है, और इस तरह से हम लोग का जो इंपल्स है या फिर हम लोग का जो स्टिमुलाई है या फिर इंफॉर्मेशन है
वो क्या होता है, वो कलेक्ट होता है और थ्रू आउट द बॉडीज में क्या हो जाता है, डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। और हम लोग इसके प्रति क्या करते रहते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं। यदि गर्म चीज है तो हाथ हटा लेते हैं, ठीक है। यदि हम लोग का कोई इस तरह का हम लोग का स्टिमुलस अदर है तो उसके प्रति कुछ ना कुछ तो रिस्पॉन्स हम लोग हर दिन देते ही रहते हैं। जैसे हम लोग एग्जांपल के तौर पे समझाया था, बाइक है या फिर कुछ इस तरह से जो हम लोग के सामने से गुजर जाता है तो हम लोग सडनली रुक जाते हैं, क्योंकि हम लोग का जो आइज है वो स्टिमुलाई को देखता है, ब्रेन को मैसेज करता है और ब्रेन उसके प्रति क्या कर देता है, मेनली रिस्पॉन्स करता है। तो ब्रेन रिस्पॉन्स करता है तो स्टिमुलाई रिसीव किसके हेल्प से होता है, ये रिसीव होता है नर्व सेल के हेल्प से, कोऑर्डिनेट भी होता है नर्व सेल से, और मेनली ये क्या करता है, थ्रू आउट द बॉडीज में कोऑर्डिनेट हो जाता है और उसके प्रति हमारा बॉडी पार्ट क्या करता है, रिस्पॉन्स करता है। मतलब यहाँ से जो हम लोग का जो नर्वस हम लोग का यहाँ पे न्यूरॉन सेल जो था, जो न्यूरॉन सेल था या नर्वस सिस्टम का फंक्शन था, तो हम लोग का फंक्शन जो था वो क्या था कि पूरे बॉडीज या तो ब्रेन से उसको इन्फॉर्मेशन को रिसीव करना है और पूरे बॉडीज में कोऑर्डिनेट करना है, या पूरे बॉडीज से उसको इन्फॉर्मेशन को कोऑर्डिनेट रिसीव करना है और पूरे ब्रेन में हम लोग को क्या कर देना है, उसको कोऑर्डिनेट कर देना, और ब्रेन उसके प्रति क्या करेगा, रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ से जितने जो टर्म्स थे वो हम लोग आप लोग को समझ में आ गया होगा। हम लोग अब इस क्या करते हैं कि सारे पार्ट्स के फंक्शंस को लिख लेते हैं। और आज का आप लोग का वीडियो कैसा लगा जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और यदि आज का वीडियो आप लोगों को समझ में आया होगा तो प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।